सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट के बारे में। ये कहानी है कुछ जासूसों की जिन्होंने इथियोपिया के कुछ मासूम रेफ्यूजीज की जान बचाई, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इथियोपिया का दृश्य आता है। यहाँ के हम लोकल आर्मी को देखते हैं। ये सारे लोग अभी जा रहे हैं गाँव में। गाँव के अंदर जैसे ही ये लोग घुसते हैं, एक एक करके लोगों को निकाल करके पीटना शुरू कर देते हैं, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। यह मंजर बहुत ही भयानक है। थोड़े समय के बाद लोगों को एहसास होता है कि अगर वो लोग यहाँ पर रहे तो सबका हश्र यही होने वाला है। तब वो गांव छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जितने भी लोग भाग रहे हैं ये सारे के सारे यहूदी हैं। सब यहाँ से भाग रहे हैं। जो आदमी इन्हें भगा के लेकर के जा रहा है उसका नाम है बिमरो। बिमरो भागते हुए पहुंचता है एक आदमी के पास जिसका नाम है एरी। एरी एक जासूस है। वो इजरायली मोसाड के लिए काम करता है। उसने ये प्लानिंग की है कि वो इन सारे लोगों को बचा करके लेकर के जाएगा इजराइल। वो एक छोटी सी गाड़ी को लेकर के यहाँ पे खड़ा था इन सारे लोगों के लिए। जब वो इन सारे लोगों को अंदर बैठा रहा होता है तभी बिमरो कहता है कि उसका बच्चा गांव के अंदर ही छूट गया। इस बात को सुनने के बाद एरी कहता है कि तुम सारे लोग यही रुको, मैं जाता हूँ तुम्हारे बेटे को लेकर के आने के लिए। एरी भागता हुआ वापस जाता है गांव में। थोड़े समय के बाद उसे बिमरो का बेटा नजर आता है। वो उसे उठाता है और जितनी जल्दी हो सके भागता हुआ आता है गाड़ी के पास। फिर ये लोग बैठ करके जाने लगते हैं। बिमरो अब यहाँ पर एरी को ही घूर रहा है। थोड़े समय के बाद वो उससे कहता है कि तुम वापस क्यों गए? तुम्हें पता था कि अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो वहीं पर मार देते, फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल करके तुमने मेरे बच्चे को बचाया, ऐसा क्यों? एरी कहता है क्योंकि मेरा काम यही है, हमें इसी चीज की तालीम दी गई है। थोड़ी देर के बाद ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। एरी कहता है कि हमें गाड़ी को जलाना पड़ेगा वरना इसका पीछा करके वो हमारे तक पहुंच सकते हैं। वो लोग गाड़ी को जलाते हैं और पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। जगह जगह इन्हें लोगों की लाशें नजर आती हैं जिन्हें उन लोगों ने मार दिया है। यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं उनका उन लोगों ने बलात्कार भी किया है। उसके बाद ऐसे ही घायल हालत में छोड़ करके चले गए तड़प तड़प के मरने के लिए। इन चीजों को देखने के बाद बिमरो बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि ये सारे उसके परिवार का हिस्सा थे। धीरे धीरे करके ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। बिमरो यहाँ पर एरी को कहता है कि हम जितने भी लोग जिंदा बच जाएंगे हमारे लिए दूसरी जिंदगी होगी। ज्यादातर लोगों ने हार मान ली और उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्हें पता था कि उनकी यही हालत रहने वाली है, तो इस जिंदगी से अच्छा उन लोगों ने मौत को चुना। एरी कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत देर चलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं सूडान के रेफ्यूजी कैंप में। यहाँ पर एरी ने पूरी व्यवस्था कर दी है इन सारे लोगों को ठीक से रहने की। इन्हें खाना मिलता है और रहने की जगह भी मिलती है। सारे लोग आराम से हैं। तब एरी बिमरो से कहता है कि मुझे इजराइल वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से आगे की चीजें करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। मैं जब तक नहीं आता तब तक तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित हो। बिमरो कहता है कि मैं सारी चीजों को समझ रहा हूँ, तुम आराम से जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब यहाँ से निकलने के बाद एरी वापस आता है इजराइल। तब उसकी मुलाकात होती है अपने बॉस से जिसका नाम है इथन लेवी। इथन बहुत खुश है एरी के काम से, मगर वो परेशान भी है। वो एरी को कहता है कि तुम्हारा काम काबिले तारीफ है कि इथियोपिया से निकाल करके तुम उतने मासूम लोगों को सूडान ले आए, लेकिन वहाँ पर वो कब तक रहेंगे? उनको इजराइल लाना नामुमकिन है। मैं कितने समय से इस बारे में सोच रहा हूँ मगर मेरे दिमाग में कोई भी प्लानिंग नहीं आई। क्या तुमने कुछ सोच रखा है? इन बातों को सुनने के बाद एरी भी शांत हो जाता है क्योंकि उसके भी दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है। तब उसे इथन कहता है कि पागलपंती करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं पर रहने दो। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर कितने दिन सुरक्षित रहते हैं, बाद में हम कुछ सोचेंगे। तुम भी जाकर के आराम करो, बहुत तुमने खेल लिया मौत से। इन बातों को सुनने के बाद अब घर चला आता है एरी। तब हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम है माया। थोड़े समय पहले ही तलाक हो गया है एरी का। तब से वो अपनी बच्ची को अकेला ही पालता है। अपनी बच्ची के साथ समय बिता करके उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। वो पूरे समय उन लोगों के बारे में सोचते रहता है जिनको वो सूडान में छोड़ करके आया है। तब वो नक्शा देखना शुरू कर देता है सूडान का। घंटों नक्शा देखने के बाद उसे एक रिजॉर्ट नजर आता है। रिजॉर्ट देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधा पहुंच जाता है इथन के पास। उसे जैसे ये बात बताता है, इथन कहता है कि ये बात मेरे सुपीरियर्स को बताओ, कहीं उन्हें ये बात समझ में आ जाए। सिर्फ मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। तुरंत इनके सुपीरियर की एक मीटिंग होती है। एरी सबसे पहले सबको नक्शा दिखाता है और कहता है कि हमने आधा काम पहले ही कर लिया है। हम उन्हें इथियोपिया से निकाल करके सूडान लाए हैं। अब हमें इतना करना है कि सूडान से उन्हें इजराइल लेकर के आ जाए बिना किसी के नजरों में आए। और उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। जिस कैंप पर मैंने उन लोगों को छोड़ा है वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक रिजॉर्ट है जिसका नाम है रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट। उसे एक इटालियन कंपनी ने बनाया था कुछ समय पहले। उन्हें लगता था कि वो उससे बहुत सारे पैसे कमाएंगे, मगर जल्दी उन्हें वहाँ के कानून के बारे में पता लगा। वहाँ अगल बगल में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका काम ही है इंसानों की तस्करी करना। वो किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं है। सारे इटालियंस उनसे डर गए और डर करके वहाँ से भाग गए। उनके भागने के बाद वो टैक्स भी नहीं भर पाए गवर्नमेंट को। तब से गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा करके रखा है। हर बार गवर्नमेंट उसकी नीलामी निकालती है। अगर हम चाहें तो उस रिजॉर्ट को थोड़े समय के लिए लीज पे ले सकते हैं और उन सारे लोगों को मैं लेकर के जाऊंगा उस रिजॉर्ट पे। वहाँ से हम आसानी से उन्हें इजराइल तक लेकर के आ सकते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब सुपीरियर भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि उस रिजॉर्ट के अगल बगल में जो लोग हैं उन्हें नियम कानून का कुछ नहीं पता।
अगर उन लोगों ने इन्हें मारना शुरू किया तब इन्हें कोई भी नहीं बचाएगा। मगर उनके सारे सवालों का जवाब एरी देते रहता है। तब एक वक्त के बाद वो मान जाते हैं और एरी को कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। एरी कहता है कि इस काम को मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे एक टीम चाहिए और अपने टीम के लोगों को मैं खुद चुनूंगा। तब गवर्नमेंट उसे पूरी आजादी देती है, वो जिसे चाहे उसे चुन सकता है। अब एरी सबसे पहले जाता है एक लड़की के पास जिसका नाम है रेचल रीटर। वो एयर होस्टेस के रूप में काम करती है। मगर एरी जानता है कि रेचल कितनी काबिल है, वो एक अच्छी फाइटर है। उसके साथ साथ उसे पता है कि कैसे भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और किसी भी तरीके के मर्द को भी। वो पूरी बात बताता है रेचल को। तब रेचल मान जाती है। तब वो पहुंचता है अपने टीम के दूसरे मेंबर के पास जिसका नाम है जैकब वुल्फ, मगर उसे सारे जेक कह के बुलाते हैं। जेक अपने काम में माहिर है। अभी वो एक बीच पर काम कर रहा है। वो रिजॉर्ट का एक अच्छा स्टाफ बन सकता है कि अगर बाहर से कोई भी आए तो उसे लगेगा कि ये सच में रिजॉर्ट का ही स्टाफ है और जेक पे वो भरोसा कर सकता है। जेक भी मान जाता है टीम में शरीक होने के लिए। तब वो जाता है तीसरे सदस्य के पास जिसका नाम है मैक्स। इनके ग्रुप में सबसे अगर कोई खतरनाक है तो वो मैक्स ही है क्योंकि पेशे से वो एक हिटमैन है। अंत में वो जाता है चौथे मेंबर के पास जिसका नाम है सैमी नेओन। सैमी एक डॉक्टर है। एरी इस बात को जानता है कि उसे कभी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। वो सारे लोग बहुत कमजोर हैं और अगर किसी को गोली लगी तब उनकी जान सिर्फ एक डॉक्टर ही बचा सकता है। इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद सैमी भी मान जाता है मिशन पे जाने के लिए। अब इन सबके लिए नए पासपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से निकलते उससे पहले इथेन आता है इनके पास और कहता है कि ये मिशन अनऑफिशियल है, इस बात को तुम लोगों को नहीं भूलना है। अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है और ना ही तुम लोग हमारा नाम लोगे, वरना हमारे ताल्लुकात सूडान के साथ खराब हो सकते हैं। मिशन की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की है। ये सारे लोग राजी हैं इस बात से और वो खतरा उठाने को तैयार हैं। इनके मिशन की शुरुआत हो जाती है और ये लोग एक एक करके पहुंचने लगते हैं सूडान। सबसे पहले एरी और रेचल पहुंचते हैं। ये दोनों पहुंच जाते हैं टूरिज्म मिनिस्टर के पास और बताते हैं कि उन्हें रिजॉर्ट चाहिए कुछ दिनों के लिए लीज पर। मगर उन्हें पता है कि ये आदमी इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए उसका तोड़ लेकर के आया है। वो इस आदमी को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। पैसे देखने के बाद मिनिस्टर बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं करता, यहाँ तक कि वो पेपर्स को भी नहीं पढ़ता और सिग्नेचर कर देता है। अब ऑफिशियल तौर पे ये रिजॉर्ट इनका है। ये अपनी सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और पहुंच जाते हैं रिजॉर्ट पे। ये रिजॉर्ट बीहड़ के बीचों बीच है। जैसे ये लोग रिजॉर्ट को देखते हैं सारे के सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि ये रिजॉर्ट बहुत ही बड़ा होगा और यहाँ पर सारी चीजें होंगी। मगर इस रिजॉर्ट में कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा घर है जिसपे बड़े ही बेढंगे तरीके से लिखा है द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट। लेकिन इस चीज का अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सारे के सारे चले जाते हैं अंदर। अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब ये सारे लोग बताना शुरू करते हैं कि जब ये रिजॉर्ट चला करता था तब ये सारे लोग यहाँ पर काम करते थे, मगर जब से रिजॉर्ट बंद हुआ है ये लोग यहीं पर छुप करके रह रहे हैं। एरी भी इन्हें बाहर नहीं निकालता और पहुंच जाता है सूडान के रिफ्यूजी कैंप में ताकि वो बिमरो से मिल सके। मिलते ही बिमरो बताता है कि उसे बड़े ही बेकार तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। सारे लोगों को अब इन लोगों ने खाना भी देना बंद कर दिया है। ज्यादातर लोग बीमार पड़ चुके हैं, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा। अब्दुल नाम का एक कमांडर है जो हमेशा यहाँ पर आता है और एक एक करके सबसे पूछताछ करता है। उसे लग रहा है कि हम सारे लोग जासूस हैं, हम उनसे तंग आ चुके हैं। अगर थोड़े समय तक ऐसा ही चलता रहा तो हम यहीं पर अंदर ही मर जाएंगे। एरी वादा करता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, वो सारे लोगों को यहाँ से निकाल करके ले जाएगा। वो वापस आता है अपनी टीम के पास और सबको प्लानिंग बताना शुरू करता है। वो कहता है कि इजराइल से एक कार्गो शिप निकल चुका है इन सारे लोगों को लेकर के जाने के लिए, मगर हम इन्हें दिन दहाड़े यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते। इनका एक पर्व होने वाला है 14 दिनों के बाद। उस समय हमारे पास मौका होगा क्योंकि सेना कहीं भी नहीं होगी। हम आसानी से उन्हें लेकर के आएंगे और जहाज से भेज देंगे इजराइल। सबको ये प्लानिंग अच्छी लगती है। ये सारे लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तभी एक दिन अचानक ये लोग देखते हैं कि इनके रिजॉर्ट के आगे आकर के एक गाड़ी रुकती है जिससे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर। उन्हें लगता है कि ये रिजॉर्ट चल रहा है, सबको यहाँ पर बुकिंग चाहिए रहने के लिए, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग कंफ्यूज हैं। मगर एरी जानता है कि अगर उसने इन लोगों को मना किया तब ये बात तुरंत यहाँ के अफसरों तक पहुंच जाएगी और उन्हें शक होना शुरू हो जाएगा, तो वो इन्हें मना भी नहीं कर सकते। एरी सबकी चेक इन करवाता है। अब सारे मेहमान यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। एरी कहता है कि किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, हम इन्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मेहमानों को ट्रीट करते हैं। इतना कहने के बाद शाम को ये लोग ट्रक लेकर के पहुंच जाते हैं रिफ्यूजीज को यहाँ से निकालने के। मगर एक बार में ये सारे लोगों को नहीं निकाल सकते, तो एक टुकड़ी को इन लोगों ने पहले बुलाया है। जैसे ही वो लोग आते हैं सबको ये लोग ट्रक में बैठा के लेकर के चले जाते हैं किनारे पे जहाँ पर कार्गो शिप आने वाला है। इनके पास बहुत कम समय है इन सारे लोगों को जहाज में भेजने के लिए। एक एक करके वो सबको भेज देते हैं अंदर। आज इन लोगों ने कुल 174 लोगों को भेजा है जहाज से। इन सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद इन्हें अपने ऊपर फख्र महसूस हो रहा है कि इतने सारे लोगों की इन लोगों ने जान बचाई। जैसे ही वो सारे लोग अंदर जाते हैं उन्हें भरपेट खाना मिलता है। कितने सालों के बाद इन लोगों ने भरपेट खाना खाया है और ये बिना डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि कोई भी इन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। दूसरी तरफ अब एरी के अंदर भी हौसला आ गया है कि वो बचे हुए लोगों को भी आसानी से इजराइल भेज देगा। पूरी टीम अब शिद्दत के साथ काम करने लगती है कि मेहमानों को कोई भी शक ना हो। सब दिन भर काम में लगे होते हैं। तभी एक दिन यहाँ पर
अब्दुल आ जाता है अपनी सेना को लेकर के और वो सीधा आकर के मिलता है एरी से और कहता है कि कुछ लोगों को इलीगल तरीके से सूडान से बाहर भेजा गया है। आज से पहले ये कभी भी नहीं हुआ और यहाँ पर नए लोग सिर्फ तुम लोग आए हो। तुम लोगों को पता है कि उन लोगों को किसने भेजा है? एरी कहता है कि नहीं, मगर अब्दुल को इन पे शक हो गया है। वो आते ही सबसे पहले इनके गाड़ियों को देखता है और समझ जाता है कि इन गाड़ियों की मदद से बहुत सारे लोगों को बाहर भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ के सारे मेहमानों को देखने के बाद अब्दुल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये मामूली लोग हैं जो बस एक रिजॉर्ट को चला रहे हैं। आखिर ये लोगों की तस्करी क्यों करेंगे? मगर फिर भी वो इन पे नजर रखना चाहता है और इनसे पंगा भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि टूरिज्म मिनिस्टर ने इनसे पैसा खाया है। अगर उसने कुछ भी किया तो मिनिस्टर की फटकार उसे ही पड़ेगी। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद एरी बहुत खुश है, खास करके इन मेहमानों पे, क्योंकि इनकी वजह से ही अब्दुल को शक नहीं हुआ। अब इन्हें पता लग गया है कि बाकी काम कैसे करना है। ये दिन भर मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और रात में अपने काम पे लग जाते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है। एक एक करके ये लोग यहाँ से लोगों को भेज रहे हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक चलता है और किसी को कोई भी शक नहीं होता। मगर अब अब्दुल अलर्ट हो चुका है। उसके पास जितने भी लोगों का रिकॉर्ड था उसमें वो देखता है कि इसमें से कम 1000 लोग गायब हो चुके हैं, जिससे उसके होश उड़ते जा रहे हैं। वो पता लगाना चाहता है कि आखिर ये काम कर कौन रहा है। तब वो पहुंचता है रिफ्यूजी कैंप में और जितने भी बचे हुए लोग हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देता है। जब कोई कुछ नहीं बताता तब वो एक एक करके लोगों को मारता है। एक आदमी डर करके बिमरो का नाम ले लेता है कि बिमरो ही इन सारे लोगों को बचा रहा है। इतना सुनने के बाद वो शांत होता है। उसके अगले दिन हमारे सामने आता है यूएस एम्बेसी का दृश्य। वॉल्टन नाम का एक ऑफिसर अंदर बैठा होता है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि बगल में ही एक रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पर कल रात में एक हादसा हुआ है। वॉल्टन तुरंत पहुंच जाता है रिफ्यूजी कैंप में। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि जितने भी रिफ्यूजी बचे हुए थे उन सबको अब्दुल ने मार दिया है। ये मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक है। इन सबको देखने के बाद वॉल्टन सीधा पहुंचता है एरी के पास और उसे कहता है कि बहुत सारे लोगों को रात में अब्दुल ने मारा है। अब वो पूरा माजरा समझाने लगता है एरी को। कहता है कि इवेंट की जब भी मीटिंग होती है तब मोटा रकम उठाता है सूडान और ज्यादातर पैसे अमेरिका देता है कि यहाँ पर जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनका ध्यान रखा जाए और उन्हें अच्छे से खाना पीना दिया जाए। लेकिन पिछले 2 साल में जब भी इनके आंकड़े मांगे जाते हैं तब हमेशा ही सूडान कम आंकड़े भेज रहा है, क्योंकि लोग यहाँ से एक एक करके गायब हो रहे हैं, खास करके रिफ्यूजीज, जिससे अब उन्हें पैसे मिलने कम हो चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कम पैसा दिया है और इस चीज को देखने के बाद सरकार भड़की हुई है और सरकार जब भड़कती है तब सेना सबसे ज्यादा पागल हो जाती है। इसीलिए अब्दुल पागल हो गया और वो एक एक करके सारे रिफ्यूजीज को मार रहा है ताकि जितने भी रिफ्यूजी यहाँ पे बचे हुए हैं वो भागने की हमाकत ना करें। अभी सेना के सारे लोगों को एक बंदे का नाम पता लगा है और वो नाम है बिमरो। ये सारी बातें वॉल्टन एरी को इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे एरी पे शक है। थोड़े समय पहले ये लोग एक साथ काम करते थे, मगर एरी इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि मैंने सारे काम को छोड़ दिया है। तब वॉल्टन यहाँ से चला जाता है। वो अपनी टीम को जैसे ही पूरी बात बताता है, पूरी टीम कहती है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर एरी कहता है कि अभी नहीं, अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, हम उन्हें निकालने के बाद जाएंगे। आज रात भी हमें कुछ लोगों को यहाँ से बाहर भेजना है। वो पहुंच जाता है बचे हुए लोगों के पास और बिमरो को कहता है कि तुम्हारा नाम बाहर आ चुका है, तुम अब हमेशा के लिए इजराइल चले जाओ। बिमरो कहता है कि नहीं, जब तक यहाँ पर बचे हुए लोग हैं मैं नहीं जाऊंगा। वो सारे लोगों को दोबारा भेजना शुरू कर देते हैं, मगर अब सेना हर तरफ अलर्ट है। वो जल्दी ही आकर के इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है, मगर कैसे भी एरी और सैमी सबको भेज देते हैं। पर अंत में वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन दोनों को डाल दिया जाता है जेल में। एरी देखता है कि सैमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, तब वो उसे समझाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को तुम कुछ भी नहीं बताओगे, चाहे वो हमें कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे। तब सैमी और भी ज्यादा डर जाता है। एरी कहता है कि हमारे लोग हमें बचाने के लिए आते ही होंगे। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो सीधा पहुंचती है मिनिस्टर के पास, क्योंकि उसने उसे पैसे खिलाए थे और पूरी बात बताती है। तब वो मिनिस्टर आता है वापस और दोबारा पैसों के लालच में इन्हें छुड़ा देता है। जैसे ही सारे लोग रिजॉर्ट वापस आते हैं, ईथन यहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि इस मिशन को हम रद्द कर रहे हैं, तुम सारे अपने वतन वापस चलो। एरी कहता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। ईथन कहता है कि तुम बात को क्यों नहीं समझते, अभी भी मामला हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि किसी को ये बात पता नहीं कि यहाँ से रिफ्यूजीज को निकाल करके इजराइल भेजा जा रहा है, इसीलिए सारी चीजें ठीक है। अगर इन्हें पता लग गया कि सारे लोग इजराइल जा रहे हैं तो सूडान और इजराइल के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। एरी भी मान जाता है। ईथन के जाने के बाद वो पहुंचता है बिमरो के पास। बिमरो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। वो एरी को कहता है कि इथोपिया से एक टीम आई है, वो लोग नदी के किनारे छुपे हुए हैं, वो हमारा आखिरी मिशन होगा, बस हम उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लें। एरी भी उसकी बात मान जाता है और एक नई प्लानिंग करता है कि वो कैसे इन सारे लोगों को निकालेगा। मगर रात होते ही अब्दुल पहुंच जाता है इनके रिजॉर्ट पे हर जगह चेकिंग करने के लिए। थोड़े समय पहले ये लोग बस से रिफ्यूजीज को लेकर के आए हैं और सबको पीछे ही रखा हुआ है। जब ये सारे लोग चेकिंग कर रहे होते हैं तब एक सिपाही जाता है पीछे, मगर वो रिफ्यूजीज को देखता उससे पहले रेचल उसे मार देती है और अब्दुल चला जाता है वापस। मगर अब इनके पास बहुत ही कम समय बचा है। अब्दुल को जैसे ही पता लगेगा उसके साथी की मौत हुई है वो सबको मार देगा, तो उसे पता लगने से पहले इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब एरी इस काम को अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए वो सीधा पहुंचता है
यूएस एम्बेसी वॉल्टन के पास और उसे पूरी बात बताता है और एक्सेप्ट करता है कि अब तक जितने भी लोगों को यहाँ से बाहर भेजा गया है उन सबको उसने ही भेजा है। वो कहता है कि हमें हमारा आखिरी मिशन करने दो, 400 लोगों की जिंदगी का सवाल है। वॉल्टन मान जाता है और कहता है कि रात में मैं एक कार्गो प्लेन बुलवा रहा हूँ, उससे तुम सारे लोग यहाँ से निकल सकते हो। जैसे ही रात होती है ये सारे लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और लैंडिंग की तैयारी करने लगते हैं ताकि वो प्लेन आ जाए। तभी मैक्स देखता है कि अब्दुल अपनी पूरी सेना को लेकर के आ रहा है। उसे पता लग गया है कि उसका एक साथी गायब है, वो जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएगा। तभी वो प्लेन लैंड कर जाता है। इतने सारे लोगों को देखने के बाद पायलट कहता है कि सारे लोग अंदर नहीं आ पाएंगे, सिर्फ आधे ही लोग आ पाएंगे। अगर सारे आए तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। एरी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम सारे लोगों को लेकर के जाएंगे वरना कोई भी नहीं जाएगा। तो पायलट सोच में पड़ जाता है और कहता है कि एक रास्ता है, अगर हम प्लेन को हल्का कर दें तब सारे लोग जा सकते हैं। तब ये लोग एक एक करके सारे सीट्स को बाहर निकालना शुरू करते हैं और जितनी भी बाकी चीजें होती हैं। अब इतनी जगह बन चुकी है कि सारे लोग अंदर आ सकते हैं। सब जल्दी जल्दी अंदर आने लगते हैं क्योंकि अब्दुल अब लगभग करीब आ चुका है। जैसे ये लोग दरवाजा बंद करते हैं अब्दुल अपनी सेना लेकर के आ जाता है। प्लेन को देखने के बाद वो सबको कहता है कि अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करो। अब इन पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, मगर ऐन वक्त पे ये लोग टेक ऑफ कर जाते हैं। ऊपर आने के बाद इन्हें लगता है कि अब ये लोग जिंदा बच सकते हैं। सबने कहीं ना कहीं अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी और सबको लग रहा था कि आज ये मारे जाएंगे। वॉल्टन भी इनके साथ है। वो एरी पर बहुत खुश है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से 400 लोगों की जिंदगी बची है, वरना ये सारे लोग मारे जाते। बिमरो भी एरी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो भगवान का रूप है जो इतने सारे लोगों को बचा रहा है। थोड़े समय के बाद ये लोग इजराइल में लैंड कर जाते हैं। सारे रिफ्यूजीज को यहाँ की सरकार बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत कर रही है। उन सबको अब अच्छे से रखा जाएगा। उतरने के बाद एरी बिमरो के पास जाता है और कहता है कि जितने भी बचे हुए रिफ्यूजीज हैं मैं उन्हें भी निकालने का तरीका ढूंढ लूंगा। बिमरो कहता है कि मुझे तुम पर पक्का भरोसा है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।